जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टीज के बारे में। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज क्या होती हैं और आखिरकार उनको ये स्टेटस कौन देता है। नेशनल पार्टी आज से ये पार्टी कहलाएगी या स्टेट पार्टी ये पार्टी कहलाएगी। आखिरकार कौन देता है उनको ये स्टेटस कि आज से ये पार्टी नेशनल पार्टी हो गई, आज से ये पार्टी जो है आपकी स्टेट पार्टी हो गई। और साथ ही साथ क्या क्राइटेरियाज होते हैं उनको स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के दर्जे दिए जाने के पीछे, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। बिफोर टू स्टार्ट द नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं एक वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्वेच्छा से बने हुए ग्रुप जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो कि स्वेच्छा से बनाए हुए ग्रुप्स जो कि सेम पॉलिटिकल व्यूज़ को शेयर करती हैं। और उन व्यूज़ को शेयर करने के साथ ही वो क्या चाहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल सके। पॉलिटिकल पावर वो चाहती किस प्रकार से है, संविधान के थ्रू उनको पॉलिटिकल पावर मिले। और जिससे जैसे किसी भी व्यक्ति को पावर मिलती है तो पावर मिलने के दो तरीके होते हैं, या तो वो उसका अच्छे प्रकार से इस्तेमाल करता है या फिर वो समाज के बुरे के लिए इस्तेमाल करता है। तो इनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने पावर ली, पॉलिटिकल पावर ली, अब उस पॉलिटिकल पावर को हम अच्छाई के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए उस पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एक वॉलंटरी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो कि सेम पॉलिटिकल व्यूज़ को शेयर करते हैं और पॉलिटिकल व्यूज़ को शेयर करने के साथ ही पॉलिटिकल पावर को लेना चाहते हैं संविधान के थ्रू, और उस पॉलिटिकल पावर को गेन करने के बाद वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहते हैं। अच्छा, अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन डिफाइन कर दी, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन भी किया। तो इस प्रकार से आपके सामने चार तरीके के क्लासिफिकेशंस दिखाई दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पहला क्लासिफिकेशन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के द्वारा किया गया वो था रिएक्शनरी पार्टीज। यानी कि ये वो पार्टीज होती हैं जो कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर नए चेंज नहीं चाहती हैं। मतलब जो भी पहले के एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको वैसा ही रखना चाहती हैं और इनकी जो सोच होती है वो पुरानी होती है, ये समय के साथ बदलते नहीं हैं। तो उन पार्टीज को बोला जाता है रिएक्शनरी पार्टीज। दूसरी पार्टीज जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा क्लासीफाई की गई उनको नाम दिया गया कंजर्वेटिव पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टीज भी सिमिलरली पैटर्न फॉलो करती हैं रिएक्शनरी पार्टीज की तरह। ये भी समाज के अंदर नए चेंज नहीं चाहती हैं और जो जैसी धारणा बनी हुई है, जो जैसा सिस्टम बना हुआ है, ये चाहती हैं कि सबके ऊपर वैसा ही रहे। हम कोई एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटस को में बिलीव करती हैं और इसीलिए इनको हम परिवर्तन विमुख पार्टी हिंदी में इनके नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं उनको हम जानते हैं लिबरल पार्टीज के नाम से। तो लिबरल पार्टीज जो होती हैं ये वो पार्टीज होती हैं जो कि समाज के अंदर नए चेंजेस चाहती हैं। समाज के अंदर जब ये नए चेंजेस चाहती हैं तो ये किस प्रकार से नए चेंज चाहती हैं, ये चाहती हैं कि जो भी हमारे यहाँ पहले के एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिफॉर्म किए जाएं। मतलब उनके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट के थ्रू जनता को उस चीज़ का लाभ दिया जाए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिबरल पार्टीज बोलते हैं। वहीं चौथी और आखिरी प्रकार की जो पार्टीज होती हैं उनको हम बोलते हैं रेडिकल पार्टीज। रेडिकल पार्टीज जो होती हैं वो भी आपकी चाहती हैं चेंज, समाज के अंदर नया चेंज चाहती हैं, लेकिन इनका जो चेंज का तरीका होता है वो थोड़ा सा लिबरल पार्टीज से अलग होता है। लिबरल पार्टी चाहती थी कि इंस्टीट्यूशंस में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, जबकि रेडिकल पार्टीज जो होती हैं वो ये चाहती हैं कि जो पूरा इंस्टीट्यूशंस है, जो मतलब पहले से एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस पहले से लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये उनको ख़त्म करके दूसरे नए इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाहती हैं, किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हमने बात की थी आइडियोलॉजीज़ की। जैसे कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन को पढ़ा था तो उसमें क्या था, हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज। तो अब व्यूज क्या होते हैं, व्यूज कहीं ना कहीं आगे चल के आइडियोलॉजीज बनती हैं। जब 100-200 लोगों के व्यूज जो होते हैं सेम होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाना चाहें,
कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति था, लेकिन जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं दैट मीन्स वो एक आइडियोलॉजी है। किसकी आइडियोलॉजी है? कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति थे, लेकिन जब हम गांधीज्म की बात करते हैं तो वो क्या है? गांधी जी की आइडियोलॉजी है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज के ऊपर कार्य कर रही होती हैं। तो आइडियोलॉजीज के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट के अंदर। पहला लेफ्टिस्ट पार्टीज, दूसरी सेंट्रिस्ट पार्टीज और तीसरा आपकी हैं राइटिस्ट पार्टीज। यानी कि लेफ्टिस्ट पार्टी को हम बोल सकते हैं वामपंथी और राइटिस्ट पार्टी को हम बोल सकते हैं दक्षिणापंथी। तो ये उनकी आइडियोलॉजीज के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन आज का मुद्दा ये तो नहीं था, आज का मुद्दा था नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के ऊपर। तो ये आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स देख रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन देता है, उनको रिकॉग्निशन कौन देता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए जाके, यहाँ पर ऊपर आपके आई बटन के ऊपर वो वीडियो का लिंक आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखिए तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है थोड़ी सी क्लियर होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टीज के बारे में, तो ये आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स देख रहे होंगे। जैसे कि ऊपर ये आपके आज के समय जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं नेशनल पार्टीज, वो टोटल 9 हैं। आम आदमी पार्टी को जो है पॉलिटिकल पार्टीज का नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ठीक, तो उसने 1 की संख्या बढ़ा दी। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो थी 8। उन 8 के नाम क्या क्या थे? जैसे हम आपको नाम बताएं, आम आदमी पार्टी जो कि अभी बनी है, ठीक, रिसेंटली जब से गुजरात में इलेक्शन हुआ है तब से उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको हम बीएसपी के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के नाम से जानते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और सीपीआई और सीपीआईएम मार्क्सिस्ट वाली और एक सीपीआई। ठीक, तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के लिए जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है। अच्छा, अब नेशनल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, चलिए जानते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी तब ही कंसिडर किया जाएगा जब ये जो नीचे 3 कंडीशंस आपको दिखाई दे रही है ना, इनमें से कोई एक कंडीशन वो पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉलो कर लेती है। मतलब यदि वो स्टेट पार्टी है एज अ 4 स्टेट्स के अंदर तो उसे नेशनल पार्टी कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब स्टेट पार्टी क्या होता है? तो पहले स्टेट पार्टी को समझते हैं, उसके बाद आपको नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया समझने में आएगा। तो चलिए पहले स्टेट पार्टी को समझते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी नेशनल पार्टीज के लिए, इसी प्रकार से स्टेट पार्टी के लिए भी क्राइटेरियाज हैं। तो क्राइटेरियाज क्या हैं स्टेट पार्टी को बनने के लिए? कि जैसे कोई भी इनमें से जो नीचे गिवन कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से यदि वो एक भी कंडीशन को फॉलो कर लेती है दैट मीन्स उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अच्छा, अब स्टेट के अंदर कौन से इलेक्शंस होते हैं? विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्राइटेरिया जो दिया जाएगा वो किसके आधार पर दिया जाएगा? विधानसभा चुनाव के आधार पर दिया जाएगा। तो इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, मतलब जिस भी राज्य में चुनाव हुए हैं उस वहाँ की विधानसभा में वो 6% से ज़्यादा वोट्स यदि पॉलिटिकल पार्टी गेन करती है या फिर 2 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो उसको स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया मिल जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि वो जनरल इलेक्शंस लोकसभा के अंदर हुए हैं और वहाँ पर यदि वो 1 सीट जीत पाने में कामयाब होती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन, यदि वो 3% सीट जो हैं वो आपकी लेजिस्लेटिव कंडीशंस में जीत पाती है और साथ ही साथ 3 सीटें जो है असेंबली के अंदर ले पाती है तो भी उसके स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि वो 1 सीट जो है लोकसभा के अंदर जीत पाती है जो कि जनरल इलेक्शंस हुए हैं उस स्टेट के अंदर तो उसको मिल जाएगा स्टेट पार्टी का दर्जा। और साथ ही साथ यदि वो 8% जो है टोटल वैलिड वोट्स का जो क्राइटेरिया है, मतलब यहाँ पर कोई सीट उन्होंने क्लासीफाई नहीं की है, उन्होंने कहा है पूरे राज्य के अंदर यदि तुम्हारी पार्टी 8% से ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेती है या 8% वोट जो है प्राप्त कर लेती है कौन से चुनाव में? लोकसभा चुनाव में, तो उन्हें हम स्टेट पार्टी का दर्जा दे देंगे। ये जो कंडीशन थी ये 2011 के अंदर ऐड की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये 5 कंडीशंस हैं। इन 5 कंडीशंस में से कोई सी भी एक कंडीशन यदि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है फुलफिल कर देती है तो उससे हम स्टेट पार्टी का दर्जा दे देते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? या तो वो
लोकसभा के अंदर 1 सीट जीत जाए, या फिर स्टेट विधानसभा के अंदर 2 सीट जीत जाए और साथ ही साथ 6% का बैलेट वोट जीत जाए, या फिर वो 8% पूरे राज्य के अंदर बैलेट वोट जीत जाए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस स्टेट पार्टी के लिए रिकॉग्निशन के लिए कंडीशंस हैं। अच्छा, तो ठीक इसी प्रकार से जो है नेशनल पार्टी के लिए भी दर्जा बनाया गया है। नेशनल पार्टी के लिए क्या कंडीशन है? नेशनल पार्टी के लिए कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि यदि वो 6% से ज़्यादा बैलेट वोट ले पाती है जनरल इलेक्शंस में तो उसे क्राइटेरिया मिल जाएगा, या फिर वो 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्निशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो 2% जो है सीट हैं वो लोकसभा के अंदर जीत के आनी चाहिए। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी ने तो ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पाया ना। आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में तो नहीं है। इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, मैंने क्या बात की है, आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो एक तो दिल्ली के अंदर है, दूसरी पंजाब के अंदर है, तो यानी कि ये वाला क्राइटेरिया उसने नहीं फॉलो किया। ठीक, इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, तो ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पाई वो। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये इन्होंने क्या बात की है, इफ़ इट सिक्योर्स 6% ऑफ बैलेट वोट्स पोल्ड इन एनी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर। तो देखिए 6% वोट मांगा जा रहा है, तो 6% ये कहाँ कहाँ से जोड़ रहे हैं? दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है, वहाँ पर ही 6% से ज़्यादा वोट पाए होंगे तभी इनकी सरकार बन पाई। पंजाब के अंदर इनकी सरकार है, वहाँ से ये 6% से ज़्यादा वोट पाए हुए होंगे तभी इनकी वहाँ पर सरकार बन पाई है। गुजरात के अंदर क्या खेला हो गया? गुजरात के अंदर ये खेला हुआ, आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिल गया। तो जो 13% की जो डिमांड थी वो ये डबल डिमांड को फॉलो कर गया। तो इसी डिमांड को फॉलो करते हुए चलते इलेक्शन कमीशन ने इसको क्या दिया है, नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नेशनल पार्टी